Good morning, students. Today we will discuss about hospital discharge. In our previous PPT, we have already discussed about admission. In admission, we have discussed about the definition of admission, admission procedure, okay, types of admission, what are the roles of a nurse during admission of a client. Now, continuing with that part, we are discussing about hospital discharge. So let's start. First of all, we will discuss about definition of discharge. Admission we have discussed. What is admission? In admission we allow the patient to stay in the hospital for any purpose, like for diagnosis of the disease, for observation, for treatment. जब हमने एडमिशन कर दिया तो अब हमें पेशेंट का डिस्चार्ज भी करना पड़ेगा. तो डिस्चार्ज की क्या डेफिनेशन होती है? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग अ पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल सेटिंग who admitted as an inpatient in that hospital. इन पेशेंट का मतलब हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो एडमिट किया है पेशेंट को, अंदर लिया है हमने, वार्ड में एडमिट किया है, उस पेशेंट को जब हम रिलीव कर देते हैं, हॉस्पिटल से मुक्त कर देते हैं, तब उसको बोलते हैं डिस्चार्ज करना, छुट्टी दे देना. ठीक है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज. जैसे एडमिशन के टाइप्स थे, एडमिशन के टाइप्स क्या क्या थे? एमरजेंसी एडमिशन था, रूटीन एडमिशन था, और ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर. वैसे के वैसे टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज क्या क्या है? प्लान्ड डिस्चार्ज. प्लान्ड डिस्चार्ज में क्या होगा? पेशेंट कंप्लीट्स द इनिशियल actual management in the hospital and now he or she need not to be under direct supervision of that hospital. प्लान डिस्चार्ज में जो पेशेंट एडमिट हुआ है, वो जिस पर्पज़ से एडमिट हुआ था उसने कंप्लीट कर लिया, टेस्ट करवा दिए, ट्रीटमेंट ले लिया. अब उस पेशेंट को हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको प्लान्ड डिस्चार्ज में रखेंगे. नेक्स्ट देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, DAMA, इसको बोलते हैं डामा या लामा बोलते हैं, LAMA. लामा होना या डामा होना क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म है, D स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डामा. एंड लामा क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. जो पेशेंट को हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट की, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाह रहा, अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहता है, उसको हम लामा बोलते हैं कि ये पेशेंट तो लामा हो गया. मतलब जो डॉक्टर ने बोला है उसके अगेंस्ट जाके वो अपने ओन पे हॉस्पिटल से छुट्टी लेना चाहता है. ट्रांसफ़र, थर्ड टाइप, ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र में क्या होता है? जब हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड या फिर हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, डेट इज़ ट्रांसफ़र. फोर्थ वन इज़ एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड क्या होता है? एब्सकॉन्ड फ्रॉम हॉस्पिटल. जब पेशेंट बिना बताए हॉस्पिटल से चला जाए, भाग जाए, स्टाफ को पता ही नहीं चलता है, कई बार एडमिटेड पेशेंट जो है एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, तब उनके टिकट पे लिखा जाता है एब्सकॉन्ड. ओके. देखो, डामा अलग है. डामा और लामा में तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, इसमें ये लोग फॉर्म भर के जाते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ये हॉस्पिटल जो है, ये ट्रीटमेंट बंद कर रहे हैं और इसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी. एब्सकॉन्ड में इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं पेशेंट और हॉस्पिटल से चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ रेफरल. रेफरल का मतलब रेफर्ड फॉर फर्दर मैनेजमेंट. कई बार जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं वो अपने से बड़े हॉस्पिटल या अपने से ज़्यादा अच्छी स्पेशलिटी और फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में क्लाइंट को रेफ़र करते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं रेफरल. ओके. नेक्स्ट देखो, मैंने डामा बताया था तुम्हें, डामा या लामा. डामा या लामा में एक तरह का ये फॉर्म होता है जो पेशेंट को फिल करना पड़ता है. कॉन्सेंट फॉर डामा, इसमें जो क्लाइंट है वो फॉर्म फिल करता है और उस फॉर्म में ये लैंग्वेज होती है, आई एम लीविंग द हॉस्पिटल वार्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस.
Doctor explained me about my disease condition and ill effects of discharge against medical advice. Doctors and nursing staff will not be responsible for any ill effects happening after my departure. तो ये कॉन्सेंट है जिसमें ये लैंग्वेज लिखी जाती है कि जो भी होगा उसके लिए मैं खुद ही रेस्पॉन्सिबल हूँगा, और डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया है मुझे अपनी डिजीज़ कंडीशन के बारे में, और मेरे हॉस्पिटल से जाने के बाद इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसमें देखो लास्ट में क्या क्या फिल करना होता है, नेम ऑफ पेशेंट या रिलेटिव। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और कई बार रिलेटिव बोलते हैं कि हमें इस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कहीं और ले जा रहे हैं, तो रिलेटिव्स ये फॉर्म फिल करेंगे। रिलेशन क्या है, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम। तो ये डामा का है। डामा का देखो फुल फॉर्म डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और डामा बोलेंगे तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, नेक्स्ट इज डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या क्या प्लान करना होता है नर्स को। फर्स्ट वन इज़ नर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्चार्ज प्लानिंग इन हॉस्पिटल। सेकेंड वन, continuity of care is important. Third one, to achieve continuity of care, nurses use critical thinking skills and apply the nursing process. Fourth, discharge planning is a centralized, coordinated, interdisciplinary process. ठीक है, नर्सेज जो है डिस्चार्ज प्लान काफ़ी टाइम पहले जब पेशेंट का एडमिशन होता है तब से हम डिस्चार्ज प्लान करना शुरू कर देते हैं। हमें ये भी इंश्योर करना है कि डिस्चार्ज के बाद भी पेशेंट को जो केयर मिलनी चाहिए वो कंटिन्यूसली उसको वो केयर मिले। ओके, नेक्स्ट वन इज़ असेंशियल्स ऑफ प्लान्ड डिस्चार्ज। एक प्लान डिस्चार्ज में क्या क्या चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिटर्न ऑर्डर बाय डॉक्टर। डॉक्टर ही डिक्लेयर करेगा कि अब इस क्लाइंट को डिस्चार्ज करना है, उसके लिए डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए। थर्ड वन, इन्फॉर्मिंग द डिपार्टमेंट्स। दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं जिस जिस वार्ड पे क्लाइंट गया है, जो भी दूसरे काउंटर हैं, बिल पेमेंट है, भामाशाह का आजकल होता है, तो सब जगह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये क्लाइंट दूसरे डिपार्टमेंट में भी क्लाइंट के डिस्चार्ज के बारे में। फोर्थ वन, चेक पेमेंट ऑफ द बिल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये बात हो रही है जहाँ पे उनको बिल का पेमेंट वगैरह हो रखा है या नहीं, ये भी चेक करना है। फिफ्थ वन इज़ हॉस्पिटल ग्रॉसरीज टेकन बैक। जो भी हॉस्पिटल के आइटम हमने पेशेंट को दिए थे या पेशेंट पे अप्लाई किए थे वो हमें सब वापस लेने हैं। सिक्स वन इज़ रिटर्निंग ऑफ दी पर्सनल बिलोंगिंग्स। एडमिशन के टाइम पे अगर मैंने बताया था एक पॉइंट कि अगर रिलेटिव्स हैं तो उनको आप दे दो जो भी बिलोंगिंग्स, ज्वेलरी, वॉच वगैरह जो भी होती है, और अगर क्लाइंट के साथ उस वक्त रिलेटिव नहीं है तो हमें सेफली उसको लेबल करके मार्क करके अपनी कस्टडी में लेना है। तो वो सारी चीज़ें जो भी क्लाइंट से रिलेटेड है वो उसको वापस दे देनी है। सेवेंथ, अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या है, किस में जाएगा पेशेंट, एम्बुलेंस में, ये वो सब भी देखना है। एंड एट्थ वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें सारी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। अब देखो स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज प्लानिंग। फर्स्ट वन इज़ एवेलुएशन ऑफ द पेशेंट बाय क्वालिफाइड पर्सनल। पेशेंट को इवेलुएट करना है, उसका जो आउटकम है उसको हमें देखना है, फाइंड आउट करना है कि क्या पेशेंट एबल है, क्या इस लायक है कि उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। सेकेंड वन इज़ डिस्कशन विद द पेशेंट और हिज रिलेटिव। डिस्कस करिए आप डिस्चार्ज के बारे में पेशेंट के साथ और उसके रिलेटिव के साथ। थर्ड वन इज़ प्लानिंग फॉर होम कमिंग और ट्रांसफ़र टू अदर प्लेस। फिफ्थ, डिटरमाइनिंग इफ़ केयर गिवर ट्रेनिंग और फॉर अदर सपोर्ट। हमें ये भी देखना है कि जो केयर गिवर है, जो भी क्लाइंट का ध्यान रखेगा घर पे, क्या उसको प्रॉपर पता है उसको सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है या उसको ट्रेनिंग देनी है। फिफ्थ वन इज़ रेफरल टू होम केयर एजेंसी और एप्रोप्रिएट सपोर्ट। ओके, हमें रेफ़र करना है होम केयर एजेंसीज़ जो होती हैं, या फिर अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि घर पे उसको प्रॉपर सारी चीज़ें मिले, तो जो दूसरे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जो संस्थान होती है, जो NGOs होती हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं।
Sixth one is arranging for follow up appointments और टेस्ट. देखो फॉलो अप एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए. फॉलो अप का मतलब होता है जब पेशेंट को हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं उसके बाद में दोबारा जब क्लाइंट अब चेक करवाने के लिए आता है उसको बोलते हैं फॉलो अप. ठीक है. डिस्चार्ज के बाद में जब पेशेंट डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेगा, हर 10-10 दिन में बोलते हैं ना आपको, हर 10 दिन के बाद में यहाँ पे आके चेक कराना है. वो यही चेक करते हैं कंडीशन कैसी है, ऑपरेशन हुआ तो वो सक्सेसफुल है या नहीं, रिकवरी रेट क्या है, तो उसको हम बोलते हैं फॉलोअप. तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट घर चला गया, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है. उसको ये बोलना है कि आपको टाइम टू टाइम आके हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेक करवाना है. नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज. सबसे पहले प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज. प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्लानिंग इन द बिगनिंग. जब एडमिशन का टाइम होता है तभी डिस्चार्ज की प्लानिंग शुरू हो जाती है. प्लान फॉर रिहैबिलिटेशन एंड फॉलो अप नीड. रिहैबिलिटेशन आपको पता है पुनर्वास. पेशेंट को वापस नॉर्मल लाइफ में लेके आना है, मैक्सिमम आउटपुट वाली कंडीशन में जिसमें वो अपना पूरा काम खुद कर सके. ओके. तो वो उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन एंड फॉलो अप नीड. नेक्स्ट, teach nursing procedures to be continued at home. Get its practice done. जो भी केयर गिवर हैं उनको बताना है आपको ऐसे करना है, या क्लाइंट को समझाना है जो भी नर्सिंग प्रोसीजर है उनके बारे में. एंड लास्ट वन इज़ अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंजमेंट करना कि पेशेंट कैसे घर जाएगा. अब ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसीजर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्चार्ज के दौरान? सी डॉक्टर्स रिटर्न ऑर्डर, एक्सप्लेनेशंस, हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग्स, चेक एंड रिसीव एनी हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, confirm bill paid, inform other departments regarding discharge, arrange transport. डामा, अगर डामा या लामा हुआ है तो हमेशा चेक कॉन्सेंट कि पेशेंट से आपने वो साइन करवा के कॉन्सेंट लिया है या नहीं लिया है. कि आफ्टर डिस्चार्ज नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डॉक्यूमेंटेशन एंड केयर ऑफ पेशेंट्स रूम एंड आर्टिकल. जिस वार्ड से, जिस रूम से पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है उसको हमें वापस से नए पेशेंट के लिए तैयार करना है, उसको फ्यूमिगेट करना है और जो आर्टिकल्स हैं उनको स्टरलाइज करके प्रॉपरली उनकी जगह पे रखना है. और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. अब एक चेकलिस्ट के थ्रू हम समझते हैं कि नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज. तो इसको हम एक निमोनिक हमने लिया है मेथड. मेथड की स्पेलिंग देखो METHOD. तो इसमें हम देखते हैं कि चेकलिस्ट में मेथड के थ्रू M फॉर मेडिकेशन, E फॉर इवेल्युएशन. देखो M फॉर मेडिकेशन, E फॉर एनवायरमेंट, T फॉर ट्रीटमेंट, H हेल्थ टीचिंग, O आउट पेशेंट रेफरल एंड डी डाइट. तो इन सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं कि डिस्चार्ज के दौरान मेडिकेशन पेशेंट को हमेशा पता होना चाहिए. ड्रग नेम, व्हाट डोजेस टू टेक एंड व्हेन टू टेक, पर्पस ऑफ ड्रग, इफेक्ट द ड्रग शुड हैव, सिम्टम्स ऑफ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट एंड विच वन टू रिपोर्ट. मेडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी ड्रग ले रहा है, उसका क्या नाम है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसको कब लेनी है, किस डोज में लेनी है, इस ड्रग के क्या पर्पस हैं और इसके क्या इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये पेशेंट को पता होना चाहिए. मेडिकेशन. सेकेंड वन ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट. द क्लाइंट विल बी अश्योर्ड ऑफ adequate instructions in necessary homemaking skills, adequate emotional support, investigation of sources of economic support. तो देखो जब क्लाइंट घर पे जाएगा डिस्चार्ज के बाद तो एक उसको अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए. और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार बेड रिडन होते हैं, अर्निंग बंद हो जाती है, तो जो भी दूसरे इकोनॉमिक सपोर्ट जो हैं वो उसको उस वक्त प्रोवाइड किए जाने चाहिए. T for treatment. The client and family will be able to know the purpose of any treatment to be continued at home,
बी एबल टू डेमॉन्स्ट्रेट करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रीटमेंट। ये भी पता होना चाहिए ट्रीटमेंट के बारे में जो फैमिली मेम्बर्स हैं क्लाइंट को, कि जो भी प्रोसीजर उसके ऊपर करना है वो कैसे करना है, जो केयर हॉस्पिटल में देनी थी वो घर पे भी किस तरह से करेक्टली कैरिड आउट कर सकें। नेक्स्ट एच फॉर हेल्थ टीचिंग। क्लाइंट को या क्लाइंट के रिलेटिव्स को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, जो उसकी कंडीशन है, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब बताने चाहिए। तो क्लाइंट विल डिस्क्राइब हाउ हिज और हर डिजीज़ कंडीशन अफेक्ट्स बॉडी फंक्शन, डिस्क्राइब द मीन्स नेसेसरी टू मेंटेन प्रेजेंट लेवल ऑफ हेल्थ और अचीव अ हायर लेवल ऑफ हेल्थ। जो कंडीशन एट प्रेजेंट क्लाइंट की है उससे अच्छी, उसी कंडीशन में और उससे अच्छी कंडीशन में वो कैसे आ सकता है, ये क्लाइंट को पता होना चाहिए। ओके, सो एच फॉर हेल्थ टीचिंग। नेक्स्ट O stands for outpatient referral. The client will able to know when and where to keep clinical appointments, know where and whom to call for medical help, take home return discharge instructions। देखो, आउट पेशेंट का नाम आते ही हमें पता होना चाहिए OPD। क्लाइंट को जब डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज के बाद भी क्लाइंट को फॉलोअप के लिए पेशेंट को अपने आप को कहाँ दिखाना है, डॉक्टर से कहाँ कंसल्ट करना है, ये उसको पता होना चाहिए। जब भी इमरजेंसी कंडीशन हो या उसकी कंडीशन बीमार, उसकी कंडीशन सिवियर हो, तो उसको पता होना चाहिए कि मेडिकल हेल्प के लिए कहाँ पे कॉल करना है। और जो डिस्चार्ज कार्ड होता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए होते हैं कि आपको खाने में ये लेना है, ये दवाई लेनी है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी वो होम अपने घर पे ले जाता है। तो आउट पेशेंट रेफरल में ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन इज़ डाइट। The client will be able to describe the purpose of his or her prescribed diet, plan several typical menus using the prescribed diet। अब क्लाइंट को भी ये पता होना चाहिए कि जो भी डाइट उसको, जैसे नमक कम खाना है, शक्कर कम खानी है, मिर्च मसाले कम खाने, तो उसको पर्पस पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और जो उसके मेन्यू हैं वो खुद बना सके, जो भी उसको लेना है, जो उसके लिए हेल्दी है उसको लेके वो प्रिस्क्राइब डाइट को ले सके। नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था। अब डिटेल में ये सारे पॉइंट्स हैं। डे ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन डिस्चार्ज हो रहा है उस दिन क्या क्या नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लेट द क्लाइंट एंड फैमिली आस्क क्वेश्चन और डिस्कस इशू। आप क्लाइंट और उसकी फैमिली के साथ डिस्कस करिए, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अलाउ फॉर फाइनल clarification of related to home health care. Okay, next one is check physician's order for prescription. Make sure that client receive all medicines and know how to take. Third one is determine whether client or family has arranged transportation. Prevent loss of personal items. If patient has financial problem for arranging transport, offer assistance. Fourth, if patient has financial problem for arranging transport at the time of discharge, social worker may be contacted to arrange financial assistance. Offer assistance as a client dresses and packs. Prevent loss of personal items or personal belongings and provide assistance as needed. Check all closets and drawers for belongings. Obtain client's sign, verifies receipt of item,
कॉपी ऑफ वैल्यूएबल लिस्ट साइन बाय क्लाइंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम क्लाइंट जब लीव कर रहा है अपना रूम वगैरह, तो आप सारे ड्रॉर्स को चेक कर लीजिए वो अपना कोई आइटम यहाँ नहीं छोड़ दे, और जो ज्वेलरी आइटम हमारी कस्टडी में था वो सब क्लाइंट को देने हैं और उनसे साइन करवा के हमें रिसिप्ट ले लेनी है, जो कि प्रूफ होगा कि हमने ये चीज़ें इनको दे दी है। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट ऑल हॉस्पिटल चार्जेस आर क्लियर्ड, that is hospital bill, pharmacy bill, etc., and bill receipt handed over to client or family members. Any missing of the articles is belonging are returned back to hospital before handing responsibility of nurse attendant the over the discharge slip patient. Explain detail about the diet, medication and importance of follow-up. If patient is unable to walk, wheelchair or trolley to carry him up to the transport. As a courtesy, wish him early recovery and good gives a sense of well-being. After the discharge of patient, the bed has to be to keep the unit ready for next use. Collect the patient records and complete it and enter it into dispatch book. Complete the records. देखो, write date and time of discharge on the following record: nurses record, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रजिस्टर, ट्रीटमेंट बुक एंड रिपोर्ट बुक। इन चारों रजिस्टर्स में, इन चारों बुक्स में हमें क्लाइंट के जो डिस्चार्ज की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट, बिफोर डे ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन डिस्चार्ज हो रहा है उससे एक दिन पहले, सजेस्ट वेज टू चेंज फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ होम, inform about community healthcare resources, give opportunity to practice new readiness to learn, conduct teaching session with client. Next one is important topic, medico legal issues या फिर MLC बोल सकते हैं, medico legal cases। देखो ये एक तुम्हारे जो यूनिट है एडमिशन एंड डिस्चार्ज, इसमें एक अलग से पॉइंट है मेडिको लीगल इश्यूज़ का। MLC के बारे में आपको पता होना चाहिए। MLC का मतलब होता है ऐसे केसेस जहाँ पे पुलिस FIR दर्ज करती है, या जो पुलिस केस होता है और वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आ रहा है, उसको बोलते हैं ये एक MLC है। ऐसी कंडीशन में नर्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करे। हॉस्पिटल में आने का टाइम, डेट, अगर डेथ हो गई है तो उस क्लाइंट का जो नाम है विद सरनेम, एक एक चीज़ जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ओके तो देखो मेडिको लीगल इश्यूज़ में अभी मैं बताऊंगी एग्जांपल्स कौन कौन से केसेस को हम MLC में कंसिडर करते हैं। मेडिको लीगल केसेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट इज़ फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड बाय मेडिकल ऑफिसर्स। जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको इनके साथ हमेशा काम पड़ता है। MLCs के साथ एक फ्रीक्वेंट प्रोसीजर है ये। Proper handling and accurate documentation of these cases is of prime importance to avoid legal complications and to ensure that the next of kin receive the entitled benefits. अब देखो अगर इन केस किसी की डेथ हो रही है, कोई पॉइजनिंग का केस आया है, कोई एक्सीडेंट का केस आया है और उसकी डेथ हो रही है, तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक एक चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए। सही डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है और हमें ये ट्राई करना है कि हम सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही लिखें, ताकि जो नेक्स्ट वारिस है या जो नेक्स्ट जनरेशन जो नॉमिनी है उसको उसके सारे बेनिफिट, जिसकी डेथ हुई है उसके बेनिफिट्स मिलें।
डेफिनेशन देखो MLC की क्या डेफिनेशन होती है. MLC इज डिफाइंड एज any case of injury or ailment where the attending doctor, after history taking and clinical examination, considers that investigation by law enforcement agencies are warranted to ascertain circumstances and fix responsibility regarding the said injury or ailment according to law. ठीक है, ये MLC की डेफिनेशन. अब एग्जाम्पल देखते हैं कि MLCs में क्या क्या आता है. एक्सीडेंट्स लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, केसेस ऑफ ट्रॉमा विथ सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले, जो भी चोट के निशान हैं, कोई इंजर्ड हो गया है लेकिन हमें लगता है किसी ने इस पे वार किया है. इलेक्ट्रिकल इंजरीज, ये सब MLC में आता है. पॉइजनिंग, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, बर्न्स के केसेस, बर्न्स एंड स्कैल्स, या सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप वगैरह जो केसेस हैं. अटेम्प्टेड सुसाइड, ठीक है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट की है तो ये सब MLC में आता है. अब नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम MLC को डिस्चार्ज करते हैं. चेक फॉर मेडिको लीगल हिस्ट्री, नोटिफाई मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज. एब्सकॉन्ड केसेस इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज. देखो एब्सकॉन्ड का मतलब मैंने अभी समझाया था, जो बिना बताए हॉस्पिटल से भाग जाता है. ठीक है, तो अगर MLC का कोई केस है और बिना बताए चला गया है तो आपको इमीडिएटली मेडिकल ऑफिसर या इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है. मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर. Take in written handling over and taking of articles. Never discharge patient without written order by physician. ऐसे केसेस में हमें स्पेशली ध्यान रखना है, जब तक रिटन ऑर्डर नहीं है या फिजिशियन के ऑर्डर नहीं है तब तक हमें डिस्चार्ज नहीं करना है. ओके, सो this is all about the discharge of the patient from hospital. Now we have completed one more unit of hospital admission and discharge. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you.